अब फटाफट से आगे देखिए, ये पार्ट नंबर 5 है आपका, ठीक है। और इसमें अब हम बनाने वाले औसत लागत। फटाफट से इसमें सारे डायग्राम खत्म करते हैं और रिलेशनशिप करना स्टार्ट कर देते हैं और इस चैप्टर को निपटाते हैं। कोशिश ये रहेगी इसी पार्ट में चैप्टर निपटाने की। अगर नहीं हो पाता है तो एक पार्ट और बनेगा, पार्ट नंबर 6, देन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं। देखो इस पार्ट में हमें बनाना क्या है, एसी बनाना सबसे पहले, क्योंकि हम टीसी बना चुके हैं, टीएफसी बना चुके हैं और टीवीसी बना चुके हैं, और इन तीनों को एक डायग्राम के अंदर भी बना चुके हैं, अलग अलग भी और एक डायग्राम में भी, ठीक है ना। तो जो एसी कर्व होता है बेटा वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये आपका एसी कर्व है जो कि यू के आकार का होता है। बेटा किसके आकार का होता है? यू के आकार का होता है, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो। और इस तरफ मैं लिख देता हूं औसत लागत, औसत लागत यानी एसी। यहां मात्रा आ गया, ये 0 हो गया, ये वाई और एक्स एक्सिस हो गया, और एसी कर्व यू के आकार का बन गया। फटाफट से नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी निपट जाएगा सारा ये। अब मैं इसे मिटा दूं, ठीक है। अब बनाते हैं अगला कर्व, औसत स्थिर लागत ए एफ सी, ठीक है ना। यहां भी कर देते हैं ए एफ सी, सीधा लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं। औसत स्थिर लागत हम बनाने जा रहे हैं, जिसको हम औसत बंदी लागत भी कहते हैं। बेटा देखो किस तरह से बनेगा ये, ठीक है। ए एफ सी कर्व इस तरह से बनता है बेटा। किस तरह से बनता है? इस तरह से, यानी पहले ज्यादा रहेगा, धीरे 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 कम कम होता चला जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ए एफ सी जो निकलता है वो टी एफ सी से निकलता है। टी एफ सी जो 0 पे टी सी होता है वही आपका टी एफ सी होता है, हाँ ना। तो टी एफ सी तो एक जैसा रहेगा। मान लो अगर एक जगह 60 है तो सब जगह 60 60 60 60 रहेगा। अब पहली यूनिट में अगर वो 60 है तो 1 से डिवाइड करोगे तो ये भी क्या आएगा? 60 ही आएगा, ठीक है। अब वो 60 ही रहेगा हमेशा। अब 2 से डिवाइड करोगे तो 30 हो जाएगा नीचे, 3 से डिवाइड करोगे तो 20 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 15 हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे कम होता चला जाता है, क्योंकि टीएफसी क्या रहती है? स्थिर रहती है। और टीएफसी के स्थिर होने के कारण जो एएफसी है वो धीरे धीरे क्या होती है? गिरती चली जाती है। क्योंकि जो ऊपर यानी अंश होता है, न्यूमरेटर होता है, वो तो सेम ही रहेगा आपका हमेशा, है ना। 60 60 60 या जो भी है आपका, 18 18 50 50 जो भी है सेम रहेगा। और जो क्वांटिटी है वो चेंज होती रहेगी, बढ़ती चली जाएगी। तो जब हमेशा डिनोमिनेटर यानी हर नीचे वाला बढ़ेगा और ऊपर वाला कांस्टेंट रहेगा तो आंसर तो क्या आएगा? कम ही कम होगा ना। तो वही यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब क्या है? टीएफसी आपकी स्थिर है और क्वांटिटी लगातार बढ़ती जा रही है। तो अगर आप डिवाइड करते जाओगे, अगर बड़ी बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो गारंटेड आंसर क्या आएगा? कम ही आएगा। तो इसलिए इस तरह से बनता है। फटाफट से नोट डाउन करो, एएफसी भी बन गया हमारा। अब एबीसी देख लेते हैं। मैंने यहाँ शॉर्टकट लिखा है एबीसी, आप पहले हिंदी में लिखना औसत परिवर्ती लागत, ठीक है ना। और ये एबीसी हो जाएगा। एबीसी कर्व जो आएगा बेटा कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आएगा। ये भी यू शेप डी होता थोड़ा बहुत, ठीक है ना। इस तरह से आएगा, ठीक। फटाफट से नोट डाउन करो। यू शेप्ड कर्व भी बोलना बेटा, इसको यू शेप्ड बोलना, ठीक है। इतना डायग्राम बना दिया हमने, टीएफसी, टीवीसी, टीसी, तीनों का एक डायग्राम। फिर एसी, एबीसी और एएफसी भी बना दिया। अब हम तीनों का एक बना देते, क्योंकि हमें पता है एसी इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी होता है। तो तीनों एक साथ बनाने की कोशिश करते हैं, यानी यहाँ पे एसी भी आएगा, एएफसी भी आएगा और एबीसी भी आएगा। तीनों बना के देखें कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हम अपना एएफसी बना लेते हैं। आप भी साथ साथ में बना सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या बना दिया? एएफसी बना लिया हमने, ठीक है। उसके बाद मैं एसी बना लेता हूं। ये मेरा एसी कर्व हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। तो एसी भी बन गया और एएफसी भी बन गया। अब मुझे बनाना है एबीसी बनाना है। ये मेरा एबीसी हो गया। एबीसी कर्व की पहचान देखिए बच्चा, ये पहले देखो जैसे 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 आगे जाएगा ये एसी के करीब होता चला जाता है। किसके होता है? एसी के करीब हो रहा है। देखो ध्यान से, जैसे जैसे बिल्कुल आगे जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे ही एसी के क्या होता है? करीब होता चला जाता है, ठीक है। इसका रीजन वही है बच्चा। देखो अगर आपको ध्यान से पता हो तो जो एएफसी है वो लगातार क्या होती है बेटा? कम होती चली जाती है। और एएफसी के लगातार यानी जो औसत बंदी लागत है, स्थिर लागत है, वो लगातार कम होती जाती है। और जब ये कम होगी तो गारंटी इनका जो गैप होगा वो भी क्या होगा? आपका कम होगा। बात को समझो।
जब ये कम होगी तो इनका गैप भी क्या होगा, आपस में कम होगा। जैसे मान लो ये पहले मान लो AFC रही होगी आपकी, थोड़ी देर के लिए मान लो 60, क्या रही होगी 60, और ABC मान लेते 40, तो ये कितना निकला होगा AC 100, है ना। अब AFC निकलता है TFC मैंने कहा था, तो भाई अगर मान लो अगली बार TFC 60 रही होगी तो 60 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है ना। और सपोज करो ये आपका मान लो 50 आ जाता है, ABC को 50 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये कितना हो गया आपका भी 80, यानी देखो गैप कम हो रहा है, यानी AC आपका जो बिल्कुल AC क्या है, धीरे धीरे AC भी कम हो रहा है और इनका जो गैप है वो भी कम हो रहा है। बेटा क्या हो रहा है, गैप भी क्या होगा, कम होगा। पहले कितने का गैप था इनके बीच में, पहले इनके AC और ABC के बीच में पहले गैप था 60 का, और अब कितने का गैप आ रहा है, ये आ गया 30 का, है ना। कितने गैप आ गया, 30 का। ऐसे क्या होता है, जब आपका जो ये जो हमारा AFC है लगातार कम होता चला जाता है, तो जो इसका और इसका जो गैप है, इसका इन दोनों का गैप है क्या, यही तो है भाई। अगर मैं इस ABC को इधर भेज दूं तो AC में से ABC घट जाएगा, तो निकलेगा AFC, क्या निकलेगा AFC, और AFC लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब इनका गैप भी धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। भाई इन दोनों का जो माइनस होगा तभी तो AFC निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि AFC लगातार कम होता जाता है, तो इसका मतलब इनका जो गैप कम हो रहा होगा तभी तो AFC कम हो रहा होगा। AFC दो तरीके से निकल सकता है, या तो TFC को Q से डिवाइड करो, और TFC एक जैसी रहती है ना। अब Q से डिवाइड करोगे, क्वांटिटी लगातार बढ़ती जाएगी, तो फिर आंसर क्या आएगा, कम आता जाएगा, क्योंकि ऊपर हमेशा 60 रहेगा, नीचे कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, तो आंसर भी तो देखो 60, फिर 30, फिर 20, कम होता जाएगा। तो एक तरीका तो ये है TFC अपॉन में Q करने का, और दूसरा तरीका क्या आपके पास कि AC में से ABC घटा लो, तो AFC आकर AFC हमेशा कम आता है, इसका मतलब इनका गैप धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम। तो इनका गैप धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए ये आपस में समीप आता है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि AFC जो है गिरती चली जाती है। AFC क्या है, गिरती चली जाती है, क्योंकि जो आपकी कुल स्थिर लागत है वो आपकी स्थिर ही रहती है और क्वांटिटी बढ़ती जाती है, जिस कारण AFC की वैल्यू कम आती है, और AFC कम आने के कारण AC और ABC एक दूसरे के कहते हैं समीप आते हैं। समझ में आ गया, ये लिखने को आ जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो उन चीजों को, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करो से भी। अब देखिए हमारे पास, अब हम MC बना रहे हैं बेटा। MC कैसे बनेगा, यानी मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत, ठीक है बेटा, वो भी U के आकार का बनता है बेटा। क्या बनता है, U के आकार का बनता है, ठीक है। ये आपका MC है बेटा, ठीक है। MC भी कैसे बनता है, U के आकार का बनता है बच्चा, ठीक है। फटाफट से बना लो, कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। तो ये आपके कर्व थे, ठीक है, जिसे आपको फटाफट से बनाना है बेटा, फटाफट से बना लो। अब आगे देखिए ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है अल्पकाल में AC वक्र U के आकार का क्यों होता है, यानी आपने देखा होगा AC वक्र U के आकार का हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा। देखो उसमें लिखा हुआ है अल्पकाल में AC वक्र के U के आकार का होने का प्रमुख कारण जो है ना, वो ये है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, यानी जो हमने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम के क्रियाशील होने से है। यानी जब आपका परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लगता है अल्पकाल में, तो उसके कारण जो AC वक्र है वो U के आकार का बनने लगता है, ठीक है। यह तब तक गिरता है, ये तब तक गिरेगा जब तक कारक का प्रतिफल क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो इसका मतलब आपका जो AC वक्र है, आपने देखा होगा AC वक्र इस तरह का बन रहा है बेटा, देखो इस तरह का बन रहा है ना। और अगर मैं वहां पे, अगर मैं कुल उत्पाद की बात करूं तो कुल उत्पाद कर कुछ इस तरह का था, ठीक है। ये ऐसे था ना, ऐसे कुछ करके ये ऐसे आता था। तो जब तक आपका ये कॉस्ट यानी लागत गिर रही है, जब तक गिर रही है तब तक ये क्या होता है बेटा, बढ़ता है। तो वही लिखा हुआ है तब तक गिरेगा जब तक ये बढ़ेगा, ठीक है ना। और जैसे ही ये कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, गिरने लग जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, और ये तब तक बढ़ता है, ठीक है, यानी औसत लागत तब बढ़ेगी जब कारक का प्रतिफल क्या हो गया, घटने लग जाएगा। तो ठीक, इसका इस तरह से पढ़ा जा रहा है कि अल्पकाल में AC वक्र के U के आकार का होने का प्रमुख कारण जो है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का क्रियाशील होना है। समझ में आ गया, ठीक है। आपकी जो लागत है तब तक गिरेगी जब तक आपका जो है कारक का प्रतिफल यानी जो कुल उत्पाद है वो बढ़ रहा होगा, और जैसे ही, ठीक है, आपका लागत बढ़ना स्टार्ट होगी बहुत ज्यादा, आपका जो कुल उत्पाद है वो क्या होगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कारक का प्रतिफल, ठीक है, अगर आपका कम हो रहा है तो कुल जो औसत उत्पाद है वो औसत लागत है वो क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। और वहीं पे अगर इसने बोला कारक का प्रतिफल यानी आपका जो ये बढ़ रहा है, तो उसका मतलब समझ लो कि आपकी जो लागत है वो क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो लागत कम, कारक का प्रतिफल बढ़ेगा, और लागत बढ़ेगी तो कारक का प्रतिफल क्या होगा, घटेगा। नोट डाउन करो बेटा। अब आगे देखिए,
अब आपके पास है औसत लागत और सीमांत लागत के बीच में संबंध। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, कई बार पेपर में आया हुआ है कि औसत लागत और सीमांत लागत के बीच में संबंध, जैसे वहां पे औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच में संबंध है, ऐसे यहाँ पे औसत लागत और सीमांत लागत के बीच में क्या है, संबंध है। देखो संबंध समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा इसका डायग्राम बनाया है। यहाँ पे मैंने लागत लिया है, लागत यानी कॉस्ट, ठीक है ना, जिसमें आपकी दो कॉस्ट की बात हो रही है, एक तो सीमांत लागत और एक औसत लागत की बात हो रही है। नीचे मैंने मात्रा लिया है, यहाँ पे x, यहाँ पे y। क्लियर हो गया। अब देखो इसके अकॉर्डिंग देखो हमारा AC कर्व ये जा रहा है, U के आकार का है, और MC कर्व भी U के आकार का जैसा ही होता है। क्लियर हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, जब औसत लागत गिर रही है, बात को समझना, जब औसत लागत यानी ये, जब ये नीचे गिर रही है उस टाइम पे ध्यान से देखोगे तो औसत लागत तो बेटा ऊपर ही है। लाइन को देखो, औसत लागत वाली लाइन ये वाली है, ठीक है, और ये MC से ऊपर है ना, तो वही लिखा हुआ है, जब औसत लागत गिर रही है ये रही, ठीक है, तब औसत लागत ज्यादा होती है। ये बेटा ये साइन होता है ज्यादा का, ठीक है, तो औसत लागत अधिक होती है, हिंदी में लिख सकते हो चाहे तो, औसत लागत अधिक होती है किससे, सीमांत लागत से। तो औसत लागत ऊपर है, सीमांत लागत नीचे है। तो जब औसत लागत गिर रही होती है उस टाइम पे औसत लागत ही ज्यादा होती है सीमांत लागत से। क्लियर हो गया। नंबर 2, जब औसत लागत बढ़ रही है, अब देखो औसत लागत ये बढ़ रही है, बट दिक्कत ये होगी इस बार ये MC के नीचे आ गई, है ना, तो जब औसत लागत बढ़ रही होती है उस टाइम पे औसत लागत कम हो जाती है, किससे, MC से। कम हो गई, इस बार साइन उधर की तरफ चला गया, ठीक है, ये वाला साइन कम का है ना, तो वही लिखा हुआ है, जब औसत लागत गिर रही थी उस टाइम पे औसत लागत ही ज्यादा थी MC से। अब औसत लागत बढ़ रही है तो इस टाइम पे MC ज्यादा हो गया, किससे, औसत लागत से, औसत लागत कम हो गई है इस बार। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3, जब औसत लागत समान होती है, समान मतलब होता है बेटा स्थिर, जब औसत लागत स्थिर होती है, नहीं ये वाला पॉइंट, वहां पे MC और AC दोनों बराबर होते हैं, यानी औसत लागत और सीमांत लागत क्या होते हैं, दोनों के दोनों बराबर होते हैं। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 4, सीमांत लागत यानी जो MC होता है ये रहा, ये औसत लागत के हमेशा बाईं ओर होगी, हमेशा याद रखना। क्यों, आप अपने हाथ को देख लो, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट में मिलेगा हमेशा, MC का मिलेगा लेफ्ट में, यहां भी लेफ्ट में, यहां भी लेफ्ट में, है ना, तो ये बाईं ओर ही मिलेगा। और AC कर्व को उसके न्यूनतम बिंदु से, यानी सबसे जो नीचे का बिंदु है ये वाला, देखो ये सब ऊपर ऊपर के बिंदु है, देखो ये यहाँ औसत लागत बढ़ रही है, ये घट रही है, बट ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सबसे नीचे तलवा इसका आ गया है ना, जो तल बोलते हैं, तो वहां पे से नीचे न्यूनतम बिंदु से काटेगी इस तरह से। ठीक है ना, दोबारा समझते क्या कह रहा है। देखो सबसे पहले जब औसत लागत गिर रही है तब औसत लागत ही ज्यादा है, किससे, MC से, यानी सीमांत लागत से। नंबर 2, जब औसत लागत बढ़ रही है, जब औसत लागत बढ़ रही है उस टाइम पे MC ज्यादा हो गई है, किससे, AC से, इसका मतलब AC कम हो गया और MC ज्यादा हो गया। नंबर 3, जब औसत लागत समान होती है, स्थिर होती है, वहां पे AC और MC दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी औसत लागत सीमांत लागत दोनों बराबर होते हैं। सीमांत लागत हमेशा औसत लागत के बाईं ओर दिखेगी, सीमांत लागत क्या दिखेगी, औसत लागत के बाईं ओर दिखेगी, यानी बाएं यानी लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है ना, और AC को उसके न्यूनतम बिंदु से काटेगी, यानी सबसे नीचे वाले बिंदु से काटे हुए, यानी यहां से कभी नहीं काटेगी, इधर से नहीं काटेगी, न्यूनतम जो सबसे निचला हिस्सा है वहां से काटेगी, जो सबसे नीचे हो रखा हो डाउन, यहाँ पे कॉस्ट औसत लागत सबसे कम होगी। क्लियर है, तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फटाफट से नोट डाउन करो बच्चे से, फटाफट से नोट डाउन करो। एक छोटा सा संबंध था, सॉरी मैंने डिफरेंस बोल दिया, संबंध था, ठीक है ना, तो ये संबंध फटाफट से नोट डाउन कर लो, ठीक है, फटाफट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे देखिए ध्यान से, एक संबंध देखो, उसमें कुल लागत यानी TC और सीमांत लागत यानी MC के बीच में संबंध क्या होता है, यानी TC और MC के बीच में संबंध क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं फटाफट से, और फिर इस वीडियो को भी क्लोज करते हैं। ठीक है, चैप्टर ही क्लोज होगा एक तरीके से। देखो हमने कहा जब सीमांत लागत यानी MC, जब सीमांत लागत घटती है, जब सीमांत लागत घटती है, नीचे को गिर रही थी उस टाइम पे कुल लागत जो है घटती दर से क्या होती है, बढ़ती है, यानी जब सीमांत लागत घटती है तब कुल लागत घटती दर से बढ़ती है। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। नंबर 2, जब सीमांत लागत न्यूनतम होती है, यानी सबसे निचले स्तर पर आ जाती है, जब सीमांत लागत न्यूनतम होती है तब कुल लागत में वृद्धि की जो दर है वो घटनी बंद हो जाती है, यानी वृद्धि की दर जो है वो घटना बंद हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, अगली लाइन में देख लो, अर्थात करके लिखा है मैंने, यानी जब MC स्थिर होती है, यानी न्यूनतम होती है, स्थिर होती है, उस टाइम पे कुल लागत बढ़ेगी, मगर कैसे बढ़ेगी, एक समान दर से, यानी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी। जैसे अगर मैं MC बोलूं, मान लो 50 50 50 ही आ जाती है 3 बार, मान लो यहाँ पे मान लो 70 थी, फिर 50 50 50 ऐसे ऐसे हो गई है ना, तो अगर MC कहीं पे कांस्टेंट आ गई, एक जैसी आ गई है,
ठीक है ना, एमसी आ गई है, एक जैसी आ गई है, तो उस टाइम पे भी आपका टीसी बढ़ेगा, मगर कौन से रेट से बढ़ेगा, कांस्टेंट रेट, पहले 50 से बढ़ेगा, फिर 50 से बढ़ेगा, फिर 50 यानी कांस्टेंट रेट से, स्थिर दर से बढ़ेगा। तो एमसी घटेगा तो टीसी बढ़ेगा घटती दर से, यानी टीसी जो है घटती दर से बढ़ता है। एमसी जब न्यूनतम होगा तब भी टीसी बढ़ेगा, मगर किस रेट से, एक समान दर से बढ़ेगा। उसके बाद जब एमसी बढ़ेगी, अब एमसी बढ़ रही है तो भी टीसी बढ़ेगी, बट कौन सी दर से, बढ़ती दर से। इसका मतलब तीनों केस में टीसी बढ़ेगी बढ़ेगी। पहला केस, जब एमसी, प्लीज ध्यान से देखना, जब एमसी घटता है तब टीसी बढ़ता है घटती दर से। जब एमसी न्यूनतम होता है तब भी टीसी बढ़ेगा, मगर एक समान दर से, एक समान दर से। उसके बाद जब एमसी बढ़ने लग जाएगा फिर तो टीसी बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर भी बढ़ेगा। अब कौन सी दर से बढ़ेगा, बढ़ती दर से। फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है चौथा, एमसी इजगल टू टीसी एन में से टीसी एन माइनस वन घटाना, और टीसी इजगल टू क्या होता है, सिग्मा एमसी होता है। टीसी इजगल टू क्या होता है, सिग्मा एमसी होता है। इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये जो फॉर्मूला है बेटा, मैंने आपको बताया था, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो टीबीसी के साथ होता है बेटा, किसके साथ होता है, टीबीसी के साथ। बट संबंध के केस में आप ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, जो एएफसी कर्व होता है बेटा, एएफसी वक्र होता है, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बनता है बेटा। किसकी तरह बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बनता है। अगर आपको अपना एएफसी कर्व याद हो, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपका कर्व है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है, क्योंकि एएफसी जो है वो टीएफसी को क्यू से डिवाइड करके निकलता है। एएफसी जो है टीएफसी को क्यू से डिवाइड करके निकलता है, और टीएफसी आपको पता ही है वो स्थिर रहता है। टीएफसी हमेशा क्या रहेगा बेटा, स्थिर रहेगा, और बस क्वांटिटी बढ़ेगी। जैसे मैंने बताया था कि टीएफसी मान के चलो आपका थोड़ी देर के लिए 60 है, तो 60 को पहले क्यू यानी 1 से डिवाइड करोगे, फिर 60 को 2 से डिवाइड करोगे, 60 को 3 से डिवाइड करोगे, 60 को 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, 60 को 5 से डिवाइड करोगे, ऐसे। तो इसके कारण जब देखो, जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, उसमें तो 60 ही है, और जो डिनोमिनेटर है वो लगातार क्या बढ़ता चला जा रहा है, क्वांटिटी। तो इसके कारण जो आपका जो आंसर आएगा हमेशा कम कम आता है बेटा, इसलिए वो एएफसी कर्व गिरता भी जाता है। मैंने बताया था ना, एएफसी कर्व इसलिए गिरता भी है वो। और एएफसी कर्व को रेक्टेंगुलर क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। समझ में आ गया? चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।